सेशन में आज मैं आप लोगों से थोड़ा से बात करूंगा विजुअल इम्पेयरमेंट के बारे में, क्या है दृष्टिबाधिता के बारे में। तो परिभाषा नहीं बताऊंगा, आप लोग जानते हैं परिभाषा वगैरह के बारे में, सभी लोगों को पता होगा अच्छे तरीके से, और मैंने कई बार आप लोगों से बता भी चुका हूं। और यहाँ पर मैं सीधा चर्चा करता हूं कि दृष्टिदोष से होने वाली कौन कौन सी विकृति होती है। तो आप लोग ध्यान रखिए, आप सबको पता है, या जो है एक निकट दृष्टि दोष होता है, इंग्लिश में इसको मायोपिया भी लिख कर आ जाता है, और शॉर्ट साइटनेट भी आ जाता है। ठीक है, साइटनेस करके भी आपका आ जाता है नाम, तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। इसका मतलब जब कोई निकट की बात करेगा तो आपको अपोजिट के बारे में सोच लेना है। ठीक है भाई, अपोजिट के बारे में सोच लेना है, तो आपको समझ में ये बात आ जाती है कि नेत्र की दूर बिंदु अनंत पर ना होकर पास आ जाती है। एक मिनट, यहाँ पर क्या लिखा हुआ भाई, पढ़ते हैं हम लोग कि इस दोष के निकट दृष्ट, या अगर हम बात करें युक्त है, इस जो है दृष्टि दोष के अंतर्गत अगर हम बात कर रहे हैं निकट दृष्टि दोष में, तो कहा जा रहा है कि नेत्र के द्वारा मनुष्य के पास की वस्तुओं तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु निश्चित दूरी आगे की वस्तु दिखाई नहीं देती है। अच्छा, वही बात मैं आप लोगों से कह रहा था, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको उल्टा सोच लेना है। ठीक है भाई, कि जो दूर दृष्टि दोष है, मतलब एक प्रकार सा जो दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती है वो निकट में आ जाती है, बस सिंपल सी बात है। क्लियर हो गया इतना? और एक बात आप यहाँ से ये ध्यान रखिएगा, इसको ठीक करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे आप, बताइए जरा। अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। हाँ, अगर आपको दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई दे रही तो आप अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, बस ये दूसरी बात यहाँ से याद रखनी है आप लोगों को। ठीक है, आगे हम बात करते हैं दूर दृष्टि दोष में, तो इसका उल्टा कर लेना है। तो अब ये निकट का नहीं दिखाई देगा आपको, है ना, अब ये निकट के नहीं दिखाई देगा, तो जाहिर सी बात, तो कौन सा होगा जाएगा आपका, हो जाएगा आपका दूर दृष्टि दोष। और इसमें कौन सा लेंस का प्रयोग होता है, बताइए जरा। उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। हाँ, बस ये दो बातें आपको ध्यान रखना, ज़्यादा डीप में मत जाइए, अब समय नहीं है हमें ज़्यादा डीप में चर्चा करने के लिए, परंतु जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको आप याद रखिए, इतनी चीज़ें, है ना। PDF अभी मैं दूंगा, और जब भी आप कोई सफ़र करें या आप मान लीजिए बैठे हैं खाली फ्री समय में, तो आप उसे थोड़ा सा देख लें PDF को, है ना। आगे हम बात करते हैं, एक है जरा दूरदर्शिता के बारे में। जरा दूरदर्शिता क्या होती है, पता है किसी को, बताइए जरा। जरा दूरदर्शिता किसको कहेंगे हम लोग? दोनों से आपका निकट और दूर दोनों का प्रॉब्लम रहेगा। दोनों का प्रॉब्लम, मतलब एक प्रकार से एक व्यक्ति में निकट दृष्टि दोष भी पाई जाएगी, और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो दूर दृष्टि दोष भी पाया जाएगा, है ना। तो ये आपका क्लियर हो जाएगा यहाँ से। तो अगर मैं आपसे बात करूं, अगर आपको इसे ठीक करना है तो फिर कौन सा लेंस लगाएंगे, जब दोनों हो जाता है तब यहाँ पर फोकल लगाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, यहाँ पे लिखा नहीं क्या, अच्छा लिखा, ऐसे व्यक्ति को फोकल लेंस का प्रयोग करेंगे, बस यही पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते चलना है आप लोगों को। ठीक है, तो यानी आप लोगों ने अभी तक 3 मिनट में 6 क्वेश्चन देखे हैं, है ना। चलिए आगे हम बात करते हैं। आगे अगर हम बात करें अबिंदुता के बारे में, अबिंदुता है, तो जरा मुझे बताइए, अबिंदुता भी एक प्रकार की बीमारी है। ठीक है, ये भी एक प्रकार का, अबिंदुता भी एक प्रकार की बीमारी है, और यह जो दोष होता है गोलीय विपथन की तरह होता है। ठीक है, तो दोष के कारण क्षैतिज दिशा में और या ऊर्ध्वाधर दिशा में, ठीक है, जब वस्तु रखी जाए, मतलब क्षैतिज समझ रहे हैं आप लोग, एक वर्टिकल होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है। अगर कोई वस्तु रखी होती है ऐसी कंडीशन पर, वो वस्तु धुंधली दिखाई देती है हमें, वस्तु हमें कैसे दिखाई देती है, धुंधली दिखाई देती है। तो जब धुंधली दिखाई देगी तो वो कौन सी बीमारी हो जाएगी, तो अबिंदुता हो जाएगी। तो आप ध्यान रखना, धुंधली लिखा रहेगा वहाँ पे, वो आपका करेक्ट हो जाएगा। और आगे अगर मैं बात करूँ, इसको अगर ठीक करोगे तो कौन सा लेंस का प्रयोग करोगे, जरा बताओ। बेलनाकार लेंस। हाँ, अगर इसको अगर आपको ठीक करना पड़ेगा तो इसमें आपको बेलनाकार लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा, बस इतनी बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखिएगा कि जो कलर ब्लाइंडनेस है ये कहाँ पर देखने को मिलती है, तो मानव के नेत्र के जो दृष्टिपटल रेटिना है, जो रेटिना है उस पे मिलती है ये। अच्छा, रेटिना समझ रहे हैं ना आप, रेटिना बता दीजिए एक बार मुझे, दृष्टिपटल आप समझ रहे हैं ना, दृष्टिपटल। हाँ, तो आपको यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आप देखेंगे ये कलर ब्लाइंडनेस होता है, और ये 2 प्रकार की संवेदी तंत्रिकाओं से जो क्रमशः छड़ या शंकु के आकार का होता है। अच्छा, आकार नहीं पूछेगा, कौन से आकार का होता है ये कलर ब्लाइंडनेस, ये नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है,
ये पूछ सकता है कि भाई मार्च कहाँ पर होता है। ठीक है, याद रखना आप इसे। और ये जो होता है ये यह एक ऐसा रोग है जो अनुवांशिक होता है। कौन सा रोग है ये? अनुवांशिकता होती है इसमें, है ना। कलर ब्लाइंडनेस में मैंने आप लोगों को एक बार बताया भी था, एक डबल एक्स का लिया था और एक बार मैंने आप लोगों को एक्स वाई करके बता रहा था, तो वहाँ पर समझा रहा था। ये यहाँ पर जो महिला होती है वो वाहक का काम करती है इसमें। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखना। और इम्पोर्टेंट है, प्रश्न बनाया गया है जो है यहाँ से वर्धानता से, कि यह अनुवांशिक है या नहीं है, और ऑप्शन में पूछा गया था यही। तो ये जो ऑप्शन में था कलर ब्लाइंडनेस लिखा हुआ था, यही सही हो गया था। और शायद ये रीट का एग्ज़ाम में हुआ था, आई थिंक, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट, लेकिन ये आया था। ठीक है, तो ये याद रखना आप सभी लोग। यहाँ तक क्लियर हो गया? बता दीजिए एक बार मुझे। जी सर। चलिए, मार्क जुकरबर्ग को कलर ब्लाइंडनेस है सर। हाँ एक मिनट थोड़ा सा होल्ड रखिएगा, थोड़ा सा। 5 पॉइंट बताया है और पाँचों के पाँचों पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो जैसे अगर प्रश्न आएगा आपसे कि निकट दृष्टि दोष, ठीक है, मतलब निकट दृष्टि दोष किसे कहेंगे, तो मायोपिया लिखा रहेगा आपका ऑप्शन में, या आपको लिखा रहेगा हाइपरमेट्रोपिया लिखा होगा, तो आप मायोपिया लगाना। किस लेंस से ठीक होता है, तो अवतल लेंस से बता देना। अगर आपसे बात किया जाएगा दूरदृष्टि दोष में, तो आप उसमें बताएंगे एक अच्छा सामान्य अगर व्यक्ति की बात किया जाए कितनी दूरी से वो एक पुस्तक पढ़ सकता है, तो आप याद रखना 25 सेंटीमीटर, है ना। हाँ, और इसमें कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। जरा दूरदर्शिता में ये दोनों पाए जाते हैं, और इसमें कौन सा लेंस होता है? द्विफोकसी लेंस होता है। और अगर मैं पूछूं आबिंदुता में, तो आबिंदुता क्या? बेलनाकार लेंस से ठीक किया जाता है। और इसमें जब हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल के रूप में अगर आता है कोई वस्तु तो हमें दिखाई देती है धुंधली, तो हम समझ जाएंगे कि आबिंदुता है ये। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। और एक है आपका, अभी बताया मैंने, वर्धानता, जिसको हमने कहा कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो ये एक अनुवांशिक होता है। दृष्टिपटल रेटिना पर जो दो संवेदी तंत्रिकाएं होती है, वहाँ पर जो एक छड़ या तो अंक जो शंकु के रूप में दिखाई देता है, वह उससे हम कहते हैं कि भाई वर्धानता। और इसमें महिला जो होती है वाहक होती है, तो आप इसमें ध्यान रखेंगे। ये जितनी बातें मैंने बताया है आपका आप ध्यान रखना है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। हाँ आप कह सकते हैं जी। कलर ब्लाइंडनेस को समाप्त किया जा सकता है? नहीं, कैसे? हाँ, पूछ रहा सर, उसको समाप्त किया जा सकता है कि वो नहीं रह नहीं, जाएगा? ये अनुवांशिक बीमारी है। ये ठीक कैसे किया जा सकता है? ये इम्पॉसिबल है। ये तो इस पर हम अगर डिबेट करेंगे तो ज़्यादा समय चला जाएगा हम लोगों का, है ना। चलिए, लेकिन आप अभी यहाँ पे यही याद रखिए कि यह अनुवांशिक होता है, बस इसको आप ध्यान रखेंगे कलर ब्लाइंडनेस में। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। और याद रखना, उसमें जो पूछ लेता है कि विभेद नहीं कर पाता, तो कौन से कलर का नहीं विभेद कर पाता है। वर्धानता से ये प्रश्न बन सकता है कि कौन कौन से कलर का विभेद नहीं कर पाता है, तो खासकर आप लाल और हरे रंग का ध्यान रखिएगा। लाल और हरे रंग का विभेद नहीं कर पाता है। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करेंगे दृष्टिहीनता के कारण के बारे में। दृष्टिहीनता का कारण एक तो आपको जन्मजात है, ये तो आपको पता है अच्छे तरीके से कि जो बच्चे जन्म से ही अंधे होते हैं। दूसरी अगर मैं बात करूं जन्म के बाद की, तो कुछ बच्चे दृष्टिहीनता बीमारी से, या आँख में चोट लगने से, या दिमाग में कोई खराबी होने से, वो कहलाती है दृष्टिहीनता। तो ये भी एक प्रकार से कारण बन जाता है। यहाँ तक तो आपको एक और दूसरी, पहली और दूसरी बातें तो बहुत ही आसानी से आप समझ पा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु अगर मैं आगे आप लोगों से एक और बात करूं कि बच्चों में अंधता कुपोषण या संक्रमण के द्वारा भी होता है, और इस तरह से दृष्टिहीनता को रोका जा सकता है। देखो यहाँ पर अगर हम बता रहा है, यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि दृष्टिहीनता को रोका भी जा सकता है। ठीक है, दृष्टिहीनता को रोका भी जा सकता है। तो यहाँ पर कुपोषण और संक्रमण के द्वारा, ठीक है, जो होता है उसको रोक सकते हैं आप। ठीक है, तो ये तीन बातें हैं, आप आसानी से समझ गए होंगे। अब यहाँ से आप लोगों का इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इसे आपको ध्यान रखना है। जो जन्म के बाद होने वाली दृष्टिहीनता है उसके कारण थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ से एक प्रश्न हो सकता है पूछ लिया आप लोगों से, क्योंकि अभी टीजीटी में भी पूछा गया था यहीं से एक प्रश्न। ठीक है, देखिए, एक है आपका सूखी आँख। तो पहली बात तो ध्यान रखना है, सूखी आँख कहेंगे किसे? ठीक है, तो जीरोथेलेमिया कहेंगे इसको। जीरोथेलेमिया कहेंगे, किसको कहेंगे? सूखी आँख को कहेंगे। आपको ये याद रखना होगा, ये नाम आपको याद रखना होगा, जीरोथेलेमिया। ठीक है, ये नाम आपको ध्यान रखना होगा, आप नोट करिएगा इसे। और या इसी को बोला जाता है पोषड़ी अंधापन, ये लिख देगा, या तो आपको हिंदी वाले में ये लिख देगा पोषड़ी अंधापन। ये होता है जन्म के बाद वाले में, और ये एक प्रकार की दृष्टिहीनता होती है। ठीक है, ये कारण होता है, एक प्रकार के बताता है, रीजंस होता है।
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना हो। दूसरी बात करता हूँ मैं, एनीरीडिया। एनीरीडिया ये भी आपका नाम ध्यान रखना होगा। ये इसमें आयरिस का विकास नहीं हो पाता है तो अंधापन हो जाता है। किसका विकास नहीं हो पाता है? आयरिस का विकास नहीं हो पाता है, तो वहाँ पर कौन सी बीमारी हो सकती है? एनीरीडिया हो सकती है। कौन सी? एनीरीडिया हो सकती है। तो ये आपकी दो बातें हो गई, ध्यान रखिएगा। तीसरी बात की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए जो एल्बिनिज्म करके दिया हुआ एक नाम है, ये भी एल्बिनिज्म करके। तो अगर आपसे पूछेगा तो आप ध्यान रखना, अच्छा पिगमेंट अनुपस्थिति होगा, मतलब यहाँ पर इस बीमारी में पिगमेंट अनुपस्थित है। पिगमेंटोसा की बात नहीं मैं कर रहा हूँ आप लोगों से, है ना, पिगमेंट अनुपस्थिति की बात कर रहा हूँ, जिसके कारण अंधापन हो सकता है। तो पिगमेंट अनुपस्थिति की बात अगर करेगा तो एल्बिनिज्म नाम होगा वहाँ पर, ठीक है, एल्बिज्म नाम होगा, आप इसे ध्यान रखेंगे, ये आपका सही हो जाएगा। फिर तीन बातें मैंने बता दी आपको। चौथी बात अगर मैं आपसे कहूँ तो जन्मजात मोतियाबिंद होता है। कुछ बच्चों में जन्म से ही मोतियाबिंद होती है, परंतु समय पर पहचान ना हो पाने के कारण इन बच्चों में अंधापन हो सकता है। तो जन्मजात जो मोतियाबिंद होता है, ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात को, यहाँ पर आप लोगों से पॉइंट नुमा प्रश्न बना सकता है, ठीक है, कि जन्मजात मोतियाबिंद निम्न में से किसको रिप्रेजेंट करेगा। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि कुछ बच्चों में जो जन्म से ही मोतियाबिंद होती हैं, जिनमें वह जो है सही से पहचान नहीं हो पाती है बच्चों में उस दौरान, तो वह धीरे धीरे क्या हो जाता है, मोतियाबिंद की तरफ अग्रसर हो जाता है। तो इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का जो कारण दिख रहे हैं हम, वो बच्चों में अंधापन ला रहा है। क्या ला रहा है? बच्चों में अंधापन ला रहा है। तो ये चार बातें मैंने बता दिया आप लोगों को कभी अभी। एक आपको बताया मैंने कि जीरोप्थेमिया क्या होती है, फिर उसके बाद मैंने बताया एनीरिडिया क्या है आपका। एनीरिडिया आपका होगा आयरिस पर जो विकास नहीं हो पाएगा उसको बोलेंगे। पिगमेंट अनुपस्थिति की बात करेगा तो आपको ध्यान रखना होगा एल्बिनिज्म करके, एल्बिनिज्म ये नाम याद रखना होगा। और अगर मैं चौथी की बात करता हूँ तो जन्मजात मोतियाबिंद, कैसे आपने जन्म के समय पहचान ही नहीं कर पाया, यही कारण था जन्मजात मोतियाबिंद का, ठीक है। बस चार बातें आपको यहाँ से ध्यान रखनी होगी। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर अगर मैं आगे नेक्स्ट पॉइंट लेता हूँ तो ये देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, संक्रमित बीमारियाँ। तो कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जो संक्रमण के दौरान फैलती हैं या संक्रमण के दौरान फैलती, जैसे ट्रोकोमा हो गया और कंजक्टिविस हो गया, है ना, इसी को ऐसे ही बोलते हैं ना, बताइए, कंजक्टिवाइटिस, है ना। हाँ, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, जो संक्रमित बीमारी है ये एक ऐसी बीमारी है, ये एक ऐसा संक्रमण के द्वारा फैलता है जिसको हम ट्रेकोमा बोलते हैं, या हम इसको बोल सकते हैं, ट्रेकोमा के अंतर्गत भी आएगा ये बात। और एक बात ये भी ध्यान रखना हो आपको कि कंजक्टिव जो है, कंजक्टिवाइटिस के अंतर्गत कौन सी बीमारी आएगी, तो आप याद रखेंगे कि संक्रमित बीमारी आएगी, संक्रमित बीमारी आएगी। ये जब कभी आपको नाम दिखे तो आपके दिमाग में एक ही बात आना चाहिए, संक्रमित बीमारी, संक्रमित बीमारी। अगर आप लोगों को कभी भी ऐसे वर्ड दिखे, पोषणीय अंधापन, पोषणीय अंधापन, तो आपके दिमाग में सूखी आंख नज़र आनी चाहिए, या तो आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि जीरोप्थेलिमिया क्या होता है, इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। अगर जो आयरिस का विकास नहीं हो पाता है तो वहाँ पर आप सोचेंगे एनीरिडिया करके दिमाग में आपके आना चाहिए, आयरिस पे हो रहा है। अगर पिगमेंट अनुपस्थित हो रहा है तो वहाँ पर एल्बिनिज्म करके नाम आता है, उसको ध्यान आना चाहिए आप लोगों को। और जब जन्म के समय उसकी पहचान ही नहीं हो पा रही है तो वह एक प्रकार का किसकी तरफ जा रहा है, वो जन्मजात अंधापन की तरफ जा रहा है ना। तो आप इसको कह सकते हो मोतियाबिंद, क्या कह सकते हो, जन्मजात मोतियाबिंद, याद रखिएगा ये, ठीक है। देखो ग्लूकोमा, यहाँ से 2000 अगर मैं बात करूँ आप लोगों से तो शायद 2018 में जो प्रश्न हुआ था और 14 में, ठीक है, उसमें प्रश्न पूछा गया था ग्लूकोमा से भी, और जो है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा से भी प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो ग्लूकोमा के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए, ग्लूकोमा क्या होता है। तो यह एक मतलब बीमारी है जो आँख के बॉल, अब ध्यान रखिएगा यही लिखा रहेगा, आई बॉल के अंदर अधिक दबाव। अभी आप लोग देख लेना प्रश्न लास्ट टाइम का, या तो 18 का आप देख लेना तो आपको क्लियर पता चल जाएगा। उसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि अधिक जो है दबाव के कारण होती है कौन सी बीमारी, तो आप ध्यान रख सकते हैं वो होती है ग्लूकोमा, अधिक दबाव। कहाँ पर अधिक दबाव?
कहाँ पर, आई बॉल के अंदर। आई बॉल मतलब आँख के बॉल के अंदर, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है। इसमें आँख के अंदर बहुत दर्द होता है, ये आपको नहीं ध्यान रखना है, परंतु आप याद रखें इसको भी, और समय से उपचार ना कराया जाए तो पूर्ण रूप से नेत्रहीन बन जाता है। बस मैं आपसे यही कहूँगा कि इतनी बात आप ध्यान रखिए, अधिक दबाव के कारण कहाँ पर बन रहा है, आई बॉल पर जो है ग्लूकोमा बन रहा है, बस यही आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की बात कर लेते हैं, ये देखो इम्पोर्टेंट है ना, ये तो आता ही है प्रश्न में। तो इसमें धीरे धीरे रेटिना का क्षय होने लगता है, धीरे धीरे क्या होता है, रेटिना का क्षय। और ये प्रश्न भी आप लोगों ने करवा भी रहा था कि जो है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा क्या है। अच्छा, अगर आपसे कहे कि पिगमेंट अनुपस्थित है तो आपको दिमाग ये नहीं आना चाहिए कि ये पिगमेंट अनुपस्थित है तो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा से रिलेटेड होगा, नहीं भाई, तो गलत हो जाएगा फिर। तो पिगमेंट अगर अनुपस्थित है बीमारी में तो आप जो वहाँ पे नाम आएगा एल्बिनिज्म करके नाम आएगा, वो वाला सही हो जाएगा आपका, ठीक है, याद रखिएगा। और रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा हो जाएगा, वो रेटिना को क्षय करने वाला हो जाएगा। रेटिना को क्या कर देता है, क्षय कर देता है, मतलब कम कर देना या एक प्रकार से बीमारी कर देना, इस तरीके की क्रियाविधि होना शुरू हो जाती है। और नेत्र क्षेत्र में घटते घटते पतला हो जाता है, नेत्र क्षेत्र जो है घटते घटते पतला हो जाता है, और जिससे अंधापन भी हो सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब इतने तो पूछे गए थे आप लोगों से, अब ये तो देखिए इम्पोर्टेंट नम, अगर ये पूछा भी नहीं जाएगा तो ये ऑप्शन में जरूर होगा, ठीक है भाई। रेट्रोलेटल फाइब्रोप्लेसिया, याद रखिएगा इसे। जो रेट्रोलेटल फाइब्रोप्लेसिया है, यह बीमारी के आँख के अंदर ऑक्सीजन, जैसे आप समझते भी होंगे, जानते भी होंगे कि आँख के अंदर ऑक्सीजन की अगर अधिक मात्रा हो जाती है, अधिक मात्रा ऑक्सीजन के कारण अगर अधिक हो जाती है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, रेटिना जो है, रेटिना आँख से अलग हो जाती है, तो वहाँ पर रेटिना आँख से अलग हो जाती है। अगर मान लीजिए गर्भ के समय माँ में अगर ऑक्सीजन, मतलब उस दौरान जो है माँ को ऑक्सीजन अगर अधिक हो गया है तो हम उसे क्या बोलेंगे, एनोक्सिया बोलेंगे कि हाइपोक्सिया बोलेंगे, हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया बोलेंगे, ठीक है भाई। तो ये भी आपको ध्यान रखना, अगर नेत्र में ऑक्सीजन अधिक हो रहा है तो फिर क्या बोलेंगे आप, अगर नेत्र में हो रहा है तो फिर आप उसे क्या बोलेंगे, इसको रेट्रोलेंटल, हाँ, रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लीसिया बोलेंगे इसको, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, इसे आप ध्यान ही रखना है आप लोगों को। चलिए आगे हम बढ़ लेते हैं। आगे इतना तो आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी अच्छे से, ठीक है। और इसके संबंध में जैसे मैंने कल की क्लास में आप लोगों को बताया भी था, कुछ चीज़ें मैंने आप लोगों को बताया भी था ऑक्सीजन से संबंधित भी, ठीक है। तो उसे भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि अगर ऑक्सीजन की बिना की जो उपस्थिति होती है वो उसको हम बोलते हैं, ऑक्सीजन कम हो गया तो उसको हम लोग बोलेंगे एनेक्सिया बोल देते हैं, ठीक है। आपको ये भी ध्यान रखना होगा, ये सारी की सारी बातें, ठीक है। और ऑक्सीजन अगर मान लीजिए नहीं है तो बच्चे कौन सा कलर का है, तो कौन सा कलर का हो सकता है, नीला पड़ सकता है बच्चा, है ना, अगर ऑक्सीजन की कमी है तो ऐसी कंडीशन पर, ठीक है। और ऑक्सीजन की कमी, अच्छा नहीं, ऑक्सीजन का अगर मान लीजिए ऑक्सीजन के बिना की स्थिति जो है, श्वासारोध हो रहा है, तो उसको हम अनेक्सिया बोलेंगे, और ऑक्सीजन की कमी को हम लोग क्या बोल देंगे, हाइपोक्सिया। और ऐसी कंडीशन जो है ऑक्सीजन के बिना जो कोशिका होती है वो 5 मिनट में अधिक जीवित नहीं रह पाती, तो इसलिए हमें तुरंत ऑक्सीजन देना पड़ता है। और ऐसी ऑक्सीजन की जो कमी से होगा वो हाइपोक्सिया होगा, इसी वजह से, ठीक है, याद रखिएगा। ऑक्सीजन की जो बिना की स्थिति होगी उसको हम लोग बोलेंगे एक प्रकार से श्वासारोध को एनेक्सिया, ठीक है, हाँ एनोक्सिया, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट था ये भी पॉइंट, ठीक है। एनोक्सिया और हाइपोक्सिया, जैसे ऑक्सीजन की कमी हाइपोक्सिया कहलाती है। आप ऐसा ना कहें कि ऑक्सीजन में हाइपोक्सिया होगी, तो हाइपोक्सिया का मतलब हाई होता है, ज़्यादा का मतलब ज़्यादा से रिलेट ना करें, परंतु यहाँ कंडीशन देखना होगा आपको थोड़ा सा, ठीक है। वो अगर माँ के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूंगा तो आप उसको हाइपोक्सिया बोलेंगे, अगर बच्चे के परिप्रेक्ष्य में बात करूंगा तो भी उसको कमी के परिप्रेक्ष्य में बोलेंगे, ठीक है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे खास करके, ठीक है, हाइपोक्सिया और एनोक्सिया के बारे में, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी आप सभी लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक में, बताइए जरा एक बार। नहीं सर। चलिए, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर देखिए खसरा है, आप जानते हैं खसरा भी आँख का जो है एक प्रकार का आवरण प्रभावित करता है, अंधापन का कारण बन जाता है, दिमाग में चोट भी, और इससे प्रमस्तिष्क पक्षाघात, दिमागी संक्रमण और जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी इत्यादि। ठीक है, जन्म के समय देखो ऑक्सीजन की कमी, अब ये जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी बताया है तो आपको तुरंत वो बात समझ में आ जाना चाहिए कि भाई ऑक्सीजन की कमी के कारण मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, उससे संबंधित बात कर रहा हूँ, तो ये हाइपोक्सिया से रिलेटेड बात कर रहा हूँ आप लोगों से। ठीक है, तो यहाँ पे हाइपोक्सिया और एनोक्सिया दोनों होगा। ठीक है, यहाँ पर अधिकता भी हो सकती है, कमी भी हो सकती है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना, दिमाग में चोट वगैरह ये भी चीज़ें रिप्रेजेंट हो जाती है। आँख में क्षति, तो किसी नुकीली वस्तु के या आग, मतलब ये तो बहुत ही सरल है कि आँख में क्षति, नुकीली वस्तु है या आग की वस्तु में आँख पर चोट लगने पर अंधापन हो जाना, ये भी हो जाएगा। डायबिटीज़ की अधिक मात्रा होने से अंधापन भी उत्पन्न हो सकता है ना। और अगर हाई ब्लड प्रेशर की बात करूँ तो उच्च रक्तचाप होने पर भी रक्त का थक्का जमने लगता है और आँख की जो सिरा होती है वो रक्त की थक्का जम जाता है, तो इससे अंधापन भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये आपको ध्यान रखना, ट्यूमर वाला पॉइंट, इसे आप ध्यान रखिएगा, ट्यूमर वाला। जो यहाँ पे देख रहे हैं प्यूटेटरी ग्रंथि है एक, और एक है दिमागी ग्रंथ जिसको आप बोलते हैं ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, तो भी एक प्रकार से वो क्या हो जाएगा, ट्यूमर में अगर बात किया जाए तो प्यूटेटरी ग्रंथि या तो आपका ब्रेन ट्यूमर, ये दोनों के दोनों आपको ध्यान रखना है, ये दोनों जो है अंधापन में भूमिका निभाते हैं, एक कारण के रूप में आ जाते हैं। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी आप लोगों को, है ना भाई। चलिए, क्लियर हो गया आपको, बताइए जरा एक बार, अगर कहीं डाउट है पूछ लीजिए। ट्यूमर को एक बार रिपीट करें सर। ट्यूमर, ट्यूमर को अगर हम बात करें तो उसमें पिट्यूटरी ग्रंथि होगा एक, और एक आपका होगा ब्रेन ट्यूमर। ठीक है, इनकी वजह से क्या होता है, अंधपना आ सकता है। तो ऑप्शन में लिखा रहेगा आपको कि कारण पूछ सकता है, तो लिख देगा कि दिमागी ट्यूमर भी लिख सकता है या पिट्यूटरी ग्रंथि करके लिख देगा, और मुझे जहाँ तक उम्मीद है लिखेगा तो यही लिखेगा, पिट्यूटरी ग्रंथि ही लिखेगा। ठीक है, इसमें बच्चे होते हैं कन्फ्यूज़ कि भाई ये कहाँ से उसकी भूमिका निभाएगा जो है ब्लाइंड में, तो आप ध्यान रखेंगे ये तो है उसमें, है ना। आपसे हो सकता है पूछ ले कि निम्न में से कौन सा नहीं है, तो ये आप ध्यान रखेंगे ये वाला है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं अर्ली इंटरवेंशन के बारे में। देखिए अर्ली इंटरवेंशन आपको मैंने कल भी थोड़ा सा बताया था, और यहाँ पे मैं आप लोगों से थोड़ी सी जिक्र कर देता हूँ कि अर्ली इंटरवेंशन में क्या भूमिका होती है। तो देखो एक प्रकार का स्क्रीनिंग होता है, और जैसे मैंने कहा था आप लोग बताया भी था कि शेड्यूल जैसे बनाया है, जैसे मान लीजिए आवाज़ की प्रतिक्रिया बच्चा 1 से 3 माह में कर लेता है, और यदि इस आयु में ना कर पाता है तो मतलब अगर आयु में नहीं कर पाया है तो 4 माह। ठीक है, कौन कौन से माह में नहीं कर पाया तो आप उसको उस तरीके से आप टिक मार सकते हैं, है ना, और कौन से माह में नहीं कर पाता है आप उसको वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे दूसरों के सहारे, मतलब जो है दूसरों को देखकर मुस्कुराना हो गया, सिर को संभालना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी कभी पूछ लेता है कि सिर, बच्चे जो है बच्चे सिर को संभालते हैं कौन से माह में। ठीक है, ये एज वगैरह जो है पूछ लेता है कभी माह को लेकर, है ना। तो आप बताएंगे, ऑप्शन में आपको यहाँ पर लिखा रहेगा 2 से 6 माह तक, ये सामान्यता विकास की आयु का स्तर है, ऐसे पे, है ना, ये सामान्यता है। ठीक है, तो आप इसे खास कर ध्यान रखेंगे ऑप्शन पे। ठीक है, ये एक आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट था। ठीक है भाई, सिर को संभालना वाला एक्टिविटी। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। और आगे बात करें तो स्क्रीनिंग जो शेड्यूल होगा संख्या नंबर 2 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एज जो लिया गया है वो 3 से लेकर 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों का लिया गया है। इसमें आप डेटा पूछेंगे कि अन्य बच्चों की तुलना में क्या बच्चे से बैठने, खड़ा होना, चलना और गंभीर अधिक देरी इत्यादि चीज़ों के बारे में अगर है तो भाई आप वहाँ पर मेंशन करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं है, ऐसे मेंशन करेंगे। क्या बच्चे की सुनने में समस्या है, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये सारा एक प्रकार का स्क्रीनिंग कर रहे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये प्रतिक्रिया होती है स्क्रीनिंग के। ठीक है भाई, ये प्रतिक्रिया होती है स्क्रीनिंग की। आगे बढ़ता हूँ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोग कर भी लेंगे ईजिली अगर एग्ज़ाम में आता भी है तो, है ना। ऐसे अगर हम वर्बली अगर बात करें आप लोगों से तो एक और शब्द आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पे, टाटा बाबा करके, जैसे इस तरीके का वर्ड जो होता है, इस शब्द को आप लोग, ये शब्द है, वर्ड नहीं ये शब्द है, ये शब्द जो है या प्रकार से ध्वनि बच्चे कौन से माह में निकाल लेता है, तो आप इसको भी आपसे पूछा भी जा सकता है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे कि आकलन के दौरान में ये चीज़ें मिला भी है 0 से 6 माह में। क्लियर है इतनी बातें, बताइए।
जी सर। हाँ, उसके बाद देखिए आयु जो है 7 से 12 माह के बारे में यहाँ पर भी चर्चा किया गया है। 1 से 2 वर्ष के बारे में बात किया है, ठीक है। 2 से फिर 3 वर्ष में बात किया है, ठीक है। यहाँ आप ध्यान रखिएगा, 2-3 शब्दों के वाक्य बोल लेता है, ठीक है। 2-3 शब्दों का वाक्य बोल लेता है, ये आयु वगैरह आप ध्यान रखना थोड़ा सा, है ना। हालांकि आजकल बच्चे बड़े एक्टिव हो गए भाई, अब तो बोल ही लेते हैं बहुत ही पहले, लेकिन यह एक प्रकार से स्पेशल फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आकलन किया गया है ना, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए, ये थोड़ा सा आप लोग यहाँ से प्रश्न जैसे पूछ सकता है आकलन को लेकर। आकलन मतलब असेसमेंट, इसको थोड़ा सा देख लीजिए आप, असेसमेंट क्या होता है। परिभाषा ध्यान रखिए, परिभाषा से पूछा जा सकता है कि भाई आकलन क्या है, मूल्यांकन क्या है। तो देखो, एक नाम है लोंगल का, और इन्होंने आकलन की परिभाषा करते समय बताया था कि दक्षता के स्तर और प्रगति को जांचने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जो विभिन्न उपकरण है या परीक्षण सूची है, अवलोकन है, इन सभी चीज़ों का जो आपने प्रयोग किया है वह आपका आकलन होगा। आप ध्यान रखिएगा, ये दक्षता के स्तर की प्रगति को जांचना है, कार्य के स्तर की प्रगति को जांचना एक प्रकार से क्या होगा, आपका आकलन ही तो कहलाता है वो, है ना। तो विभिन्न उपकरण, विभिन्न प्रकार के परीक्षण सूची, विभिन्न प्रकार के विभिन्न टाइप से आप अवलोकन, ये जो क्रिया विधि प्रयोग में ला रहे हैं, यही अवलोकन है, यही अवलोकन है आपका, है ना। यही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अवलोकन का उद्देश्य क्या हो सकता है? अवलोकन का उद्देश्य की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो सबसे पहले है पहचान के लिए आकलन करना। उद्देश्यों से भी प्रश्न बनाते हैं, जैसे शिक्षा के योग्य, प्रशिक्षण के योग्य, अत्यधिक गंभीर रूप से, बौद्धिक सक्षम, भावनात्मक रूप से। अगर हम बात करें यहाँ पर तो अच्छा, भावनात्मक रूप से में जो भावनात्मक प्रतिक्रिया होंगी उसका भी रूप देखना, ठीक है। उस प्रतिक्रियाओं के बारे में चर्चा करना या जांच करना, आकलन करना। तो आपको ध्यान रखना है कि शिक्षा का योग्य बनाने के परिप्रेक्ष्य में करता है, भावनात्मक के क्षेत्र में भी काम करता है, प्रशिक्षण के क्षेत्र में भी काम करता है, अत्यधिक गंभीर के क्षेत्र में भी काम करता है। तो यह एक प्रकार से आकलन की जाती है, तो और आकलन करने का ये पहचान किया जाता है। तो अब यह ध्यान रखेंगे ये बातें। आकलन के सिद्धांत के बारे में अगर बात किया जाए, तो आकलन के सिद्धांत में विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान होना, ये सिद्धांत होगा आकलन का। आकलन की तकनीकी एक प्रकार की सिद्धांत ही होगी। शैक्षणिक जो है योजना का विकास करना, ये भी आपका एक प्रकार का सिद्धांत ही होगा। पढ़ाने की नीतियों का अमल करना, जो पढ़ाने की नीति है उस पर आप अमल कर रहे हैं, तो वो भी एक प्रकार का क्या होगा, आकलन का सिद्धांत ही होगा, ठीक है। यह आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। चलिए, बाकी आप नीचे देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट मिल जाएगा पढ़ने के लिए भी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। और यहाँ पर आप लोग आकलन करने के दौरान में कई विद्वानों ने अलग अलग तरीके से कुछ टूल्स दिए थे, और उन्हीं टूल्सों में हम उसको क्या करते हैं, यूज़ में लाते हैं या प्रयोग में लाते हैं। जैसे अगर मैं उसको एक प्रकार से कहूँ कि नैदानिक जो विवरणात्मक शिक्षण चरण था, जैसे आप ध्यान रखिएगा, नैदानिक विवरणात्मक शिक्षण चरण, तो इसको बोला जाता है डीपीटी बोला जाता है, स्टेप ऑफ डायग्नोस्टिक जो है टीचिंग, इस जो है साइकिल बोला जाता है इसको। तो इसमें आप ध्यान ये रखेंगे कि एक नाम था मोरन नाम, और इन्होंने नैदानिक विवरणात्मक शिक्षण के 9 चरण बताए थे। तो अगर मान लीजिए पूछ लेता है आपसे कि नैदानिक विवरणात्मक शिक्षण के चरण किसने दिया है, तो मोरन ने दिया है। कितने दिए हैं? 9 दिए हैं। याद रखिएगा आप लोग, नैदानिक जो है विवरणात्मक शिक्षण के चरण, ये 9 टाइप के चरण है। पहले उन्होंने मूल्यांकन किया है, फिर अनौपचारिक आकलन किया है, फिर सुधार के लिए प्राथमिकता को तय किया, फिर लक्ष्य जो है व्यवहार को तय किया है, फिर शिक्षण विधि को बताया है, फिर उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो कार्यक्रम के लिए समय सीमा निर्धारित किया है, कार्यक्रमों पर क्रियान्वित किया है, फिर कार्यक्रम का मूल्यांकन किया है, कार्यक्रमों पर सुधार किया है। तो नैदानिक विवरणात्मक शिक्षण का जो चरण है डीपीटी, वो 1978 में मोरन का नाम आता है। 9 चरण होते हैं, तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। तो इसके अंतर्गत विशेष शिक्षा के उपागम के अगर पॉइंट ऑफ से बात करूं मैं आप लोगों से, तो कुछ औपचारिक आकलन होते हैं। जैसे आप लोग ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ सकता है कि एनआरटी क्या होता है। तो यह एक प्रकार का आपका होगा मानक आधारित परीक्षण होता है। इस मानक आधारित परीक्षण में आप लोगों से ऑप्शन में लिखेगा एनआरटी निम्न में कौन कौन सा शामिल है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, एक आपका होगा बिनेट का,
दूसरा आपका होगा वेशलर का, तीसरा आपका होगा वाइनलैंड सोशल मैच्योरिटी स्केल का। तो ये बेसिकली तीन ही स्पेशल एजुकेशन में इंपॉर्टेंट भी हैं, फॉर्मल असेसमेंट इसी तीन से ही किए जाते हैं। आपको ये तीनों का ही नाम आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एनआरटी की क्या परीक्षण मानकीकृत परीक्षण विधि है, जिसमें व्यक्ति के संबंध में उसके मानक और औसत समूहों के बारे में जांच करता है। तो इंटेलिजेंसी जो बेनेट का है ये भी है वही, बैचलर इंटेलिजेंसी स्केल ये भी वही है जो फॉर चिल्ड्रन के लिए ही है। अगर हम बात करें तो बैचलर जो सोशल जो मैच्योरिटी का मतलब एक प्रकार से होता है परिपक्वता का स्केल है, ठीक है। तो परिपक्वता का स्केल भी इसी के अंतर्गत आता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा एनआरटी के अंतर्गत आते हैं। आगे अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो मानदंड आधारित परीक्षण है जिसको हम लोग बोलते हैं सीआरटी। तो आपको पता हो गया होगा एनआरटी किसको बोलते हैं, मानक आधारित टेस्ट होगा। सीआरटी क्या होगा, सीआरटी क्या हो जाएगा, सर्टेन टाइप का ना मानदंड आधारित परीक्षण हो जाएगा, है ना। और इसमें आप क्या देखेंगे, निष्पादन का स्तर देखेंगे। क्या देखेंगे, निष्पादन का स्तर देखेंगे, ये आपको ध्यान रखना होगा बस इस चीज़ में। आगे हम बात कर लेते हैं एक और पॉइंट के बारे में। तो प्रत्येक विद्यार्थियों की कार्य क्षमता की तुलना करना या उसके कार्य क्षमता के स्तर को एक प्रकार के स्तर से की जाना या ना कि दूसरे व्यक्ति से उसकी सहायता से पाठ्यक्रम को एक दक्षता के बारे में जानकारी एकत्र कर पाना। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि प्रत्येक विद्यार्थी की कार्य क्षमता की तुलना और स्वयं उसकी कार्य की क्षमता के स्तर में किया जाना चाहिए, ना कि दूसरे व्यक्ति से किया जाना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार के आप कंपेयर जो काम करते हैं तो वह आपका क्या कहलाता है, CNT कहलाता है, ठीक है, याद रखिएगा। निश्चित मानकीकरण परीक्षण हो जाएगा, है ना भाई, याद रखना आप लोग। क्लियर हो रहा है कि नहीं, बताइए जरा एक बार। अब यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पे राष्ट्रीय, अच्छा अभी मैं इसके बारे में बात करूँगा थोड़ा सा आगे, ठीक है। तो ये अवलोकन के टाइप में आ जाते हैं आप लोगों का, है ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी थोड़ी सी। अब देखिए टूल्स हैं, इन टूल्सों का नाम पूछा जा सकता है पोर्टेज करके। तो विद्यालय पूर्व बच्चों के लिए जो स्केल होता है, टूल्स होता है, वो होता है पोर्टेज। और इसमें भारत में विद्यालय पूर्व बच्चों के लिए जो है शीघ्र जो है उद्दीपन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है ना। तो अब इसका निर्माण अगर आपसे पूछेगा तो आप ये नाम याद रखिए, सिर्फ ब्लूमा का नाम, बाकी और भी नाम दिए गए हैं, नामों में नहीं, आप ब्लूमा का नाम याद रखिए। पोर्टेज में ये आपका नाम इजीली हो जाएगा, पोर्टेज, है ना, ब्लूमा। वैसे में अगर मैं बात करूँ तो फ्राइमेन और जीन एम विलियर्ड, ठीक है। तो ये आपको तीन नाम आता है, लेकिन आप पोर्टेज में, पोर्टेज गाइड इसी को बोला जाता है, ठीक है। तो आपको ये ब्लूमा का नाम याद रखिएगा, ये जो है प्रयोग में लाया। इसमें क्या बातें थी, विकासात्मक समस्या वाले जो बच्चे हैं उन पे आधारित एक गृह आधारित प्रशिक्षण जो तंत्र है उसके बारे में बात करता था ये, ठीक है, प्रशिक्षण तंत्र के बारे में बात करता था। तो आप इसको ध्यान रखेंगे खासकर, ठीक है भाई। ये पॉइंट पोर्टेज किसके नाम से, ब्लूमा के नाम। किस पर आधारित है, बच्चों को एक प्रकार से अगर बात किया जाए उनकी विकासात्मक समस्याओं को दूर करने के रूप पर आधारित है, गृह आधारित प्रशिक्षण। गृह मतलब घर पर आधारित, है ना। तो ये चीज़ बच्चों को पुनर्वासित, अच्छा ये कितने वर्ष के बच्चों के लिए किया जाता है, तो यह बेसिकली 6 वर्ष के बच्चों के लिए यूज़ होता है, ठीक है, याद रखेंगे। इसके अंतर्गत ये सूची दी गई है, ये प्रारूप दिए गए हैं, ठीक है, ये सूची है, ये प्रारूप है इसमें ऑलरेडी। उपनयन का आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक टूल से ये भी है उपनयन भी, और ये 0 से मतलब ये भी 6 ही वर्ष के लिए बच्चों के लिए यूज़ होता है। और बौद्धिक अक्षम जो व्यक्ति होते हैं उनके विकासात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम पर आधारित होता है ये, है ना, याद रखना। और ये एक मैनुअल एक प्रकार का ये है, मैनुअल का मतलब आप जानते होंगे, भलीभांत तरीके से वार्षिक तरीके में आता है ये, ठीक है, ध्यान रखना। इसमें भी बच्चे का जो गामक होगा, स्वयं सहायता होगा, व्यक्तिगत भाषा कौशल होगा, सामाजिकरण होगा, उन सारी चीज़ें जो है उसमें कुल टोटल जो है पार्ट दिए गए हैं, ठीक है। अगर कुल टोटल भाग की बात करें कि उपनयन में कुल कितने भाग हैं, तो 250 भाग हैं, इसका आप ध्यान रखेंगे। बेसिकली 3 नाम आप यहाँ पे ध्यान रखें, एक उपनयन है जो है 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए प्रशिक्षण पर यूज़ किया जाता है, और दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि कुल टोटल 250 क्रियाएं हैं इसमें। क्षेत्र में जो क्रियाएं हैं वो 50 है, 50, और विकास के क्षेत्र 5 है। गामक, स्वयं सहायता,
ठीक है, या तो आप व्यक्तिगत भी कह सकते हैं उसे, भाषा, बौद्धिक और समाजीकरण, ये 5। ठीक है, उसके बाद नाम आता है MDPS का नाम, मद्रास विकासात्मक कार्यक्रम प्रणाली जिसको आप बोलते हो। आप नाम याद रखना, प्रोफेसर जो है जयचंद्रन जी का नाम, बिमला जी का नाम और कुमार ने। ठीक है, तो ये मद्रास जो है, मद्रास विकासात्मक जो कार्यक्रम प्रणाली है, इसको इन्होंने दिया है, याद रखिएगा। इसमें जो है बेसिकली जो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पर जो बच्चे होते हैं उन्हीं के लिए ये बनाया गया था, उन्हीं पर ये यूज़ किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, किस पे? मानसिक मंद व्यक्तियों वाले जो होते हैं उनका आकलन करता है और कार्यक्रमों को योजना बनाने में बहुत ही मदद करता है। ये मद्रास विकासात्मक कार्यक्रम प्रणाली है ना, बहुत मदद करता है। कुल टोटल अगर मैं बात करूँ तो 360 इसके क्षेत्र, एक प्रकार से अगर मैं बात करूँ तो इसके जो हैं अवलोकन योग्य, एक प्रकार से आपके क्रियाएं हैं। क्या हैं? क्रियाएं हैं। 360 क्रियाएं हैं इसमें। और अगर मैं आपसे बात करूँ तो 18 कौशल हैं। ठीक है, और एक कौशल में कुल कितनी क्रियाएं हैं? तो एक कौशल में कुल टोटल आपका 20 क्रियाएं हैं। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया होगा। चलो बोलिए। जी सर। देखिए, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, गामा, स्वयंसेवी, संप्रेषण, सामाजिक, कार्यात्मक, पठन पाठन, ये सारी चीज़ आपने पढ़ा होगा। घरेलू क्रियाएं, ये सारे के सारे 8 क्षेत्र जो है, 18 जो क्षेत्र हैं इसी में इन्वॉल्व हैं सारे के सारे, है ना। टोटल इस क्षेत्र आते हैं। एक बात कर लेते हैं हम लोग FACP के बारे में, और ये भी प्रश्न पूछ लेता है कभी कभी। FACP फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट फॉर प्रोग्राम है ये, और ये राष्ट्रीय मानसिक दिव्यांग संस्थान सिकंदराबाद के विशेष शिक्षा विभाग में शैक्षणिक आकलन के लिए इसको यूज में लाया गया था। ये बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो इसमें पूर्व प्राथमिक से लेकर पूर्व व्यावसायिक स्तरों के 3 से 18 वर्ष से बौद्धिक जो अक्षम बच्चे हैं उनके लिए कार्य योजना बनाने में मदद करता है। जैसे अभी आप देख रहे थे 0 से 18 वर्ष, सॉरी उसमें कितने वर्ष देख रहे थे? 6 से 18 वर्ष देख रहे थे। MDPS में कितना देख रहे थे आप? 6 से 18 वर्ष देख रहे थे। तो अगर मैं आपसे बात करूं FACP के बारे में, तो FACP का जो वर्ष होगा वो आप ध्यान रखें 3 से 18 वर्ष का। ठीक है, 3 से 18 वर्ष का उसमें भी है, लेकिन उसमें पूर्व व्यावसायिक वगैरह की जगह उसने व्यावसायिक क्रिया दे दिया है MDPS में। ठीक है, इसमें नहीं दिया। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे इसके बारे में भी थोड़ा सा, डेटा के बारे में, है ना। देखो, इस तरीके से ये बनाया गया है कि पूर्व प्राथमिक के अंतर्गत आएगा 3 से 6 वर्ष के बच्चे। फिर प्राथमिक स्तर भी कितने साल का बच्चा आएगा, ये अगर मान लीजिए उसको 80% ग्रे कर लिया है, मतलब प्राप्त कर लिया है, रिसीव कर लिया, तो फिर पदोन्नति हो जाती है उसकी, नेक्स्ट क्लास में चला जाता है। बताइए, समझ में आ रहा है? जी सर। हाँ, अगर मान लीजिए अगर मैं बात करूँ प्राथमिक सेकंड की बात, तो 8 वर्ष के बाद यदि छात्र पूर्व प्राथमिक स्तर को निर्धारित कर लेता है और 80% सफल नहीं होता है तो प्राथमिक सेकंड में प्रवेश हो जाएगा। अगर नहीं सफल हुआ तो एज तो बढ़ रही ना उसकी, तो इसलिए सेकंड में चला जाएगा। चलो अच्छा, यहाँ से बताता हूँ, ये समझ में आएगा अच्छे से। ये वाला देखो, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? नहीं दिखाई? बड़ा कर दो, जूम कर दो थोड़ा सा। हाँ सर। अब तो दिख रहा होगा थोड़ा बहुत। जी जी सर, दिख रहा हूँ। देखो, ये लिखा हुआ है आपको, ध्यान रखिएगा। पूर्व प्राथमिक से बच्चा क्लास को स्टार्ट करता है। यदि बच्चे की आयु 3 से 6 वर्ष है, 3 से 6 वर्ष बच्चे की आयु है, और बच्चा क्या करता है, 80% नंबर नहीं पाता है, सफल नहीं होता है 80%, तो वहाँ पर वो बच्चा क्या हो जाएगा आपका, किस कैटेगरी में चला जाएगा? अगर उससे कम है तो वह प्राथमिक सेकंड में चला जाएगा। यदि वो बच्चा मान लीजिए 80% से अधिक पा गया या 80% से अचीव कर लिया है, तो वह इस अवस्था में चला जाएगा या इस क्लास में चला जाएगा। ठीक, उसके बाद ये क्रम आपका यहाँ से चलेगा। लेकिन आप देख रहे हैं जो बच्चा फेल हुआ था यहाँ पर आया था प्राथमिक सेकंड में, ठीक है,
ये बच्चा कौन कौन सी क्लास में जा सकता है। अगर इसको अचीव कर लिया है तो ये बच्चा यहाँ से यहाँ पर भी जा सकता है, प्राथमिक पर भी आ सकता है। यदि अचीव नहीं करेगा तो सीधा नीचे चला आएगा ये। तो इसकी एज तो बढ़ रही ना, एज तो भाई कहाँ रुकेगी, एज तो बढ़ी रहेगी। तो इसका जो अगला स्टेप हो जाएगा 15 से 18 वर्ष वाली, वो हो जाएगी पूर्व व्यावसायिक वाली। अगर अचीव कर लिया है तो इस क्लास में आ जाएगा, और आगे से एक क्लास उधर से चली आ रही है जो प्राथमिक स्तर पे चल रहा था, तो वो माध्यमिक में आ जाएगा। और माध्यमिक में अगर आके बच्चा अगर यहाँ पर भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, ठीक है, तो ये इसमें चला जाएगा पूर्व व्यवसाय में, और अच्छा कर गया तो व्यवसाय वन में चला जाएगा। अगर इसमें भी अच्छा कर जाता है, ध्यान सुनिएगा जरा, ठीक है, अगर इसमें भी अच्छा करता है तो ये व्यावसायिक प्रशिक्षण देगा, और अगर इसमें अच्छा नहीं कर पाता है तो भी इसी में आ जाएगा, है ना। अगर अच्छा करता है तो भी आएगा इसमें, और नहीं भी करेगा तो भी इसी में आएगा, क्योंकि आयु उसकी होगी 18 से प्लस, है ना। रोजगार उसको सिखाना है बच्चों को। मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? बताइए जरा, बोलिए, नहीं समझ में आया क्या? हाँ, एक बार बताइए जरा भाई। प्रश्न जो पूछे जाएंगे कि पूर्व व्यावसायिक फर्स्ट का आयु कितनी है, आपको आयु लिखा मिलेगा। एक प्रश्न ऐसे बनेगा। दूसरा प्रश्न, यदि मान लीजिए कोई बच्चा क्लास को 80% अचीव नहीं करता है, मान लीजिए वहाँ पे लिखा रहेगा कि अगर माध्यमिक स्तर का विशेष बच्चा 80% अंक नहीं ला पाता है तो बच्चा की पदोन्नति कक्षोन्नति होगी ना, एक प्रकार से क्लास की उन्नति होगी, है ना। तो वह उन्नति कौन सी क्लास में जाएगा, कौन सी कैटेगरीज में जाएगा, तो 4 ऑप्शन होगा। जैसे अगर मैंने क्वेश्चन दे दिया कि माध्यमिक स्तर का बच्चा, इस विशेष बच्चा निम्न में किस स्तर पर, ठीक है, निम्न में किस स्तर पर, ठीक है, और फिर डैश मारेगा और लिखेगा कि 80% से कम, फिर डैश मार के 80% कम लिखेगा, और फिर आपके ऑप्शन देगा पूर्व व्यावसायिक द्वितीय, पूर्व व्यावसायिक फर्स्ट, व्यावसायिक प्रशिक्षण, उपरोक्त सभी। क्या होना चाहिए? बताइए, नहीं समझे क्या प्रश्न को? प्रश्न नहीं समझे? अरे भाई देखो, मैं कह रहा हूं कि एक स्पेशल चाइल्ड है, ठीक है, और वो माध्यमिक कक्षा में पढ़ रहा है, माध्यमिक क्लास में है, ठीक है भाई, माध्यमिक क्लास में है, और मैंने कहा यहाँ पे डैश, और फिर लिख देता है कि निम्न, मतलब फिर डैश लिख देगा कि 80% से कम, 80% से कम। अब 4 ऑप्शन हो जाएगा आपका, यहाँ पर लिख देगा पूर्व व्यवसाय सेकंड, दूसरा ऑप्शन लिख देगा आपका यहाँ पर पूर्व व्यवसाय फर्स्ट, तीसरा ऑप्शन लिख देगा आपका व्यावसायिक प्रशिक्षण, चौथा ऑप्शन लिख देगा आपका सभी। तो जरा मुझे बताइए, अगर मान लीजिए स्पेशल चाइल्ड है तो किस में जाएगा बच्चा, अगर 80% से कम आया नंबर तो? प्री वोकेशनल में जाएगा। तो किस में, फर्स्ट में कि सेकंड में? प्री वोकेशनल 2 टाइप की है, 2 टाइप का बनाया गया है, सेकंड में जाएगा। हाँ, यही चीज़, एक तो ऐसे प्रश्न आएगा, ठीक है, ऐसे प्रश्न बनेंगे अगर आते हैं तो। अब तो समझ गए होंगे आप। चलिए, इतनी बात आप ध्यान रखना, ये एफईसीपी का था। आगे अगर हम बात करें तो डिनोट करने की भी बात कर लेता है कभी कभी, भाई इसको आप डिनोट कैसे करोगे, ठीक है। ऐसे में आपको ध्यान ये रखना होगा, कभी कभी पूछता है कि एफएससीपी में बेसिकली अगर मैं बात करूं कि अगर बच्चा कार्य का निष्पादन स्वतंत्र रूप से करता है तो उसे हम प्लस से डिनोट करते हैं, और यदि नहीं कर पाता है तो उसे नेगेटिव से करते हैं। और जब कभी वर्तमान की कंडीशन के बारे में अगर जब हम ऑब्जर्व करें तो वर्बल प्रॉम्प्ट हम लिखते हैं, वीपी लिखते हैं, और वीपी डिनोट करता है किसको, शाब्दिक सहायता को, और पीपी की बात करते हैं तो फिजिकल प्रॉम्प्ट को, ठीक है, याद रखना आप लोग। गेस्चर प्रॉम्प्ट जो होता है वो सांकेतिक को रिप्रेजेंट करता है, मॉडलिंग के रूप में सहयोग जो है इस तरीके से हम उसको देते हैं, ठीक है। तो जीपी, पीपी और वीपी ये याद रखना, ये पूछा जाता है ऑप्शन में भी।
आते हैं नाम। और अगर लागू ही नहीं होता, जैसे मान लीजिए वो बच्चा जो है 6 वर्ष का बच्चा है, कोई क्रियाविधि उसमें 18 वर्ष की आ गई है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 7 वर्ष का बच्चा है, उसमें लिखा है कि भाई कैरी बैग बनाना, ठीक है। अब कैरी बैग बनाना सिखा रहे हो ओकेशनल वाली एक्टिविटी पर, तो वहाँ पर आप लिख देंगे NA, और NA का मतलब होगा नॉट अप्लीकेबल, लागू नहीं होता उस पर, क्योंकि बच्चे की आयु ही नहीं हुई उतना, है ना। ये चीज़ आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। रिप्रेजेंट जो प्लस करता है वो हाँ को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है वो? हाँ को रिप्रेजेंट करता है। बिना मदद के बच्चा क्या कर रहा है वहाँ पर, एक प्रकार से वो कार्य कर रहा है ना, ठीक है। ये चीज़ें रिप्रेजेंट करेगा। माइनस जो है बच्चा क्रिया को नहीं कर पा रहा है, ठीक है भाई, ये चीज़ हो जाएगा। NA नॉट अप्लीकेबल हो जाएगा। और NE का मतलब होगा उसे मौका ही नहीं मिला। NE का मतलब हो जाएगा उसे मौका ही नहीं मिला, एक्सपोजर हो जाएगा, नो एक्सपोजर, है ना। ये आप ध्यान रखेंगे। ये इस तरीके से इसको फॉर्म भरा जाता है, ये चीज़ हो जाती है। बाकी आगे मत जाइए अभी डीप में आप इतना, है ना। तो ये तो आपको वो चीज़ें थी जो मैंने बताया अभी आपके लिए कि भाई ये इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। FACP हो गया। एक और है FACP में आता है PMR करके। अगर मान लीजिए इस तरीके से लिख देगा PMR, P का मतलब हो जाएगा एक प्रकार से प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है भाई, ये होगा PMR का मतलब हो जाएगा। कंफ्यूज मत होना कि FACP तो मैंने पढ़ा है, PMR नहीं पढ़ा है, तो PMR का मतलब हो जाएगा प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन। अब ये इसमें जो है जो गंभीर टाइप के बच्चे होंगे उनके बारे में चर्चा करता है, ये भी बताता है। जो गंभीर वाले बच्चे होंगे उनके लिए बनाया गया है, ठीक है। तो उनके लिए अलग अलग श्रेणी है, ठीक है। उनके लिए खंड A भी है, खंड बा है। और इन्होंने जांच की सोची, इसमें केवल रखा है स्वयंसेवी कौशल रखा है बस। जैसे भोजन करना, पेय पदार्थ, शौच और स्नान करना, गामक कौशल और दृष्टि कौशल इत्यादि, यही कौशल इसमें आ जाते हैं। मतलब इतने कौशल आते हैं: दृष्टि कौशल, संप्रेषण, गामक, स्नान मतलब बाथिंग, टॉयलेटिंग, और पेय पदार्थ मतलब ड्रिंकिंग से संबंधित, और उसके बाद आपका हो जाएगा भोजन, ठीक है, भोजन बनाने या भोजन करने से संबंधित, ठीक है। इतना आ जाता है। खंड बा की बात करेंगे तो इसमें व्यवहारों की सूची आती है। कुल टोटल 47 व्यवहार रखे गए हैं। FACP जो PMR है उसमें प्रोफाउंड के लिए कुल टोटल 47 समस्याएं रखी गई हैं, ठीक है। खंडगा में जो है आपकी शारीरिक समस्याओं से संबंधित है ये, और इसमें रखी गई है 24 समस्याएं, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगी आपका। बेसल MR आपको पता होना चाहिए कि बिहेवियरल असेसमेंट स्केल फॉर एडल्ट लिविंग, इससे संबंधित होगा। मेंटल रिटार्डेशन संबंधित है। 18 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उस पर यूज़ किया जाता है बेसल MR, है ना। इसको आप ध्यान रखेंगे 18 वर्ष के बच्चों के लिए। इसमें 2 भाग हैं, एक पार्ट A है, पार्ट B है, ठीक है। 2 भाग है, पार्ट A भी है, पार्ट B। पार्ट A जो है आप देखिए समस्यात्मक व्यवहारों को चिन्हित करता है, और पार्ट B के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है व्यक्ति की वर्तमान क्षमता और कौशल व्यवहार का आकलन करने के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो ऐसी क्रियाएं जो है हमें मिल जाती है। और इसमें कुल 8 कौशल क्षेत्र हैं। प्रत्येक कौशल क्षेत्र में 15 क्रियाएं हैं, और टोटल अगर बात किया जाए तो बन जाता है 120 क्रियाएं हो जाती है। किसमें? पार्ट B में, सॉरी पार्ट A है, ये पार्ट A का है, पार्ट A का है, पार्ट A है ना, याद रखिएगा पार्ट A है, ये पार्ट A है, ठीक है। सर ये बिहेवियर मॉडिफाई करने के लिए ये पार्ट ए का यूज किया जाता है ना, और पार्ट बी में? पार्ट B आपका उसी से है, बिहेवियर से। ये पार्ट A और पार्ट B, देखो कुछ ऐसी भी क्रिया है जिसपे हमने जैसे बेसिक एमआर नहीं पढ़ रहे थे, बेसिक एमआर में कुछ गोल्स होते हैं, जी सर। कुछ एक्टिविटी, उसी प्रकार से ठीक उसमें भी बेसिक एमआर में भी यही चीज़ें होती है। कुछ क्रियाएं लिखी होती है, कुछ क्रियाएं दी होती है पहले। पार्ट A में कुछ क्रियाएं दी गई हैं, पार्ट B में व्यवहार है। पार्ट B में समस्यात्मक, पार्ट B का जो है 12 कुल टोटल समस्याएं हैं, शायद ही नहीं, सही है, सही जवाब है, 12 ही है समस्यात्मक व्यवहार, उनके बारे में जिक्र किया गया है वहाँ पर बेसिक एमआर में, ठीक है, पार्ट B। अब देखो यहाँ पर पार्ट A की बात कर रहा हूँ ना मैं आपको। देखो पार्ट A में क्या क्या है, देखो लिखा हुआ है स्वयं देख रेख अनुपस्थिति होना चाहिए, भोजन का प्रबंधन होना चाहिए, घरेलू की जिम्मेदारी, समुदाय से संबंधित है, लैंगिकता से संबंधित है, कार्य से संबंधित है, कार्यात्मकता से संबंधित है, सामाजिक संप्रेषण से संबंधित है। तो कुल टोटल कितने कौशल हुए? 8 हुए कि नहीं हुए? बोलिए जरा, 8 हो गए। और पार्ट ए में, और एक पार्ट के अंदर 15 हैं, 15 क्रियाएं दी गई हैं,
टोटल अगर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 से तो कुल टोटल कितने हो गए, 120 हो गए कि नहीं हुए। बेसिक एमआर में सॉरी एमडीपीएस में कितने थे, एमडीपीएस में कुल कितने थे। एमडीपीएस हम्म, सर 360 है उसमें। 360 थे, हाँ ठीक। जी सर। अगर देखो इसमें अगर मान लीजिए बच्चा काम करता है, अगर आत्मनिर्भर है तो 5 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। यदि बच्चा वो शारीरिक शाब्दिक सहायता लेता 4 अंक दिए जाएंगे। बच्चा मौखिक निर्देश से सहायता करेगा तो मौखिक से देखो शाब्दिक और शारीरिक होगा तो 4 अंक, और मौखिक और उसको मौखिक निर्देश दिए जाएंगे तो 3 अंक। शारीरिक सहायता से कार्य कर लेता है तो 2 अंक। और यदि बच्चा चयनित व्यवहार को नहीं कर पाता है किंतु उसे उस कार्य से प्रशिक्षित किया जा सकता है तो आपको 1 लिखेंगे, और लागू नहीं है 0 से रिप्रेजेंट करेंगे आप उसे। चयनित नहीं है तो 0 से रिप्रेजेंट कर देंगे। शारीरिक क्षति के कारण नहीं कर सकता है तो इसलिए 0 से कर सकते हैं आप। अब मान लीजिए किसी बच्चे का जो है, अगर मैं आपसे बात करूं कोई भी एक्टिविटी करवा रहे हैं समाज की क्रियाविधि में, और उसमें मान लीजिए वो पैरालिसिस है, एक प्रकार से व्हील चेयर पे और ट्राईसाइकिल पे चल रहा है, तो ऐसा कोई गेम्स उसके लिए ना चूज़ करें कि जैसे कि उसके लिए दिक्कत हो, तो ऐसी कंडीशन पर आप उसे कह भी सकते हैं वहाँ पर कि 0 लिख सकते हैं। हालांकि सारे गेम हैं, खेल सकते हैं बच्चे गेम, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि ऐसे में आप डिनोट कर सकते हैं असेसमेंट करने के लिए, है ना, जैसे, ठीक है। अब ये देखो पार्ट बी का आ गया। पार्ट बी समस्यात्मक व्यवहार है ये, है ना। शारीरिक क्षति पहुंचाना और संपत्ति को नुकसान, अन्य के साथ दुर्व्यवहार, चिड़चिड़ापन, स्वयंघात व्यवहार, पुनरावृत्ति व्यवहार, अनोखा व्यवहार, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है ना। अति चंचलता, भय, विद्रोही, ठीक है, ये सारा उसका एक प्रकार क्या भाई प्रदर्शित हो रहा है व्यवहार। इसको रिप्रेजेंट करते हैं 3 स्तरों पर, ठीक है। अगर मान लीजिए वो बच्चा, अगर बच्चे के द्वारा समस्या व्यवहार कभी प्रदर्शित ही नहीं किया गया है तो नेवर 0, और बच्चे के द्वारा समस्या व्यवहार कभी कभी प्रदर्शित हो जाता है तो ओ, यानी आप ओ लिख सकते हैं, यानी 1 अंक देंगे। या बच्चे की समस्या जो समस्यात्मक व्यवहार अक्सर वो जल्दी जल्दी प्रदर्शित होता है तो फ्रीक्वेंसी अर्थात 2 अंक देंगे, ये होगा, ठीक है। अगर हम बात करें बेसिक एमआर भाग बी का, तो आवृत्ति के आधार पर अधिकतम 240 अंक प्रदान किए जा सकते हैं, अधिकतम, ठीक है, अधिकतम ध्यान रखिएगा, अधिकतम। एक होता है फिर उसके बाद VAPS या ओकेशनल असेसमेंट प्रोग्राम सिस्टम होता है, ठीक है, ओकेशनल असेसमेंट प्रोग्राम सिस्टम होता है, इससे भी आप ध्यान रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट ही है ना। चलिए इसमें देखिए कुल टोटल 8 कौशल होते हैं, 80 क्रियाएं होती हैं, ठीक है। बस आप ध्यान रख सकते हैं क्रियाओं की संख्या क्या क्या दी गई, सब में अलग अलग है। व्यक्तिगत में 4 हैं, संप्रेषण में 5 हैं, सामाजिक व्यवहार में 10 हैं, और क्रियात्मक पठन कौशल में जो है वो कुल टोटल 30 है, सबसे ज़्यादा इसी में है, ठीक है। आप इसे भी ध्यान रखते हैं। कुल टोटल इसमें क्या अगर हम बात करें तो 80 क्रियाएँ हैं, कुल कितनी है 80 क्रियाएँ। और अगर कौशल क्षेत्र जो हैं वो कुल टोटल कितने 8 हैं, कौशल क्षेत्र कितने 8 है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। बच्चा अगर करता है तो यस करेंगे, नहीं करता है तो कट कर देंगे, इस तरीके से इसको डिनोट किया जाएगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और देख लीजिए यहाँ पर, एक है आपका ग्लैड, देखिए ग्लैड फॉर GAGLAD, ग्रेड लेबल असेसमेंट डिवाइस होता है ये, और ये चिल्ड्रन हैविंग लर्निंग प्रॉब्लम वाले बच्चों के लिए जो प्राइमरी स्कूल में होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। तो क्लास 4 से लेकर 5 तक के जो बच्चे अधिगम अक्षम वाले होते हैं उनमें यूज़ किया जाता है इसको। नाम याद रखना, ग्लाड जो है यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ग्रेड की बात है ना, ग्रेड है तो ग्रेड लेबल असेसमेंट होगा, ये डिवाइस है। कब से है 1 से 4 तक के बच्चों के लिए। कितने भागों में डिवाइड किया गया, 2 भागों में डिवाइड किया गया। भाग 1 की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें अंग्रेजी, हिंदी और गणित विषय रखे गए हैं, ठीक है, याद रखना। और इसमें सभी क्रियाएं हैं जो सरल से जटिल की तरफ, ये याद रखिएगा, नाम इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ग्रेड करके असेसमेंट डिवाइस है, ठीक है भाई, याद रखिएगा। पार्ट बी में अगर बात किया जाए तो इसके अंतर्गत कुछ सूची बनाई गई है, ऑब्जर्वेशन को उस सूची में रखा गया है इन चीज़ों को, है ना, तो वो सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है।
अभी पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा, आप इसको देख लेना एक बार, ज़रूर देख लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट पीडीएफ है ये, टूल्स जितने हैं इंपॉर्टेंट है। हाँ, आप लोगों ने लेसन प्लान बनाया होगा तो उस समय आप लोगों ने देखा भी होगा कि एक तरफ लिखा रहता था कौशल व्यवहार, कि भाई एक नाम है मान लीजिए इस तरीके से, फिर वर्तमान का स्तर होगा, फिर विशिष्ट उद्देश्य हुआ करता था, फिर प्रतिक्रियाएं आप कार्य विश्लेषण किया करते थे, फिर सामग्री का यूज़ किया करते थे, फिर उसके बाद आप असेसमेंट करते थे, मूल्यांकन करते थे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं एक प्रकार से ऐसे बनाए जाते हैं, परंतु आपसे नहीं पूछेगा कि बनाना कैसे है आपको, है ना, ये नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, पाठ योजना के घटक कंपोनेंट के बारे में पूछा जा सकता है, क्या क्या चीज़ें उसमें आती हैं। देखो, एक तो होता है कार्य विषय आता है, फिर वर्तमान विषय आता है, फिर विशिष्ट उद्देश्य आता था, फिर प्रेरणा आती थी, फिर कक्षा की व्यवस्था होती है, फिर सामग्री आती है, फिर प्रतिक्रिया आता है, फिर मूल्यांकन आता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है आप लोगों से, पाठ योजना का घटक कौन सा नहीं है और कौन सा है, तो ये इतने नाम आप लोगों को ध्यान रखना है। लेसन प्लान है ये आप लोगों के लिए, है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। ठीक है, बनाया भी गया है लेसन प्लान, कैसे कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं लेसन प्लान की जस्ट बाद, तो एक इसके बाद आता है श्रृंखला। श्रृंखला का मतलब होता है चेनिंग। चेनिंग का मतलब होता है, ये चेनिंग दो टाइप का होता है, एक होता है फॉरवर्ड चेनिंग होता है, एक होता है बैकवर्ड चेनिंग। फॉरवर्ड चेनिंग के अंतर्गत वो चीज़ आती है जैसे बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे मोजे को निकाल रहा है। ठीक है, तो इसमें पहला चरण जो होता है, प्रथम चरण पहले और तथा अंतिम चरण बाद में आता है। पहला चरण जो होगा वो पहले आएगा, अंतिम चरण बाद में आएगा। तो सिंपल से शब्द है भाई कि अगर मान लीजिए मोजा पहनना है तो क्या करोगे, मोजे को एड़ी तक लाना होगा, फिर ऐसे ना एक प्लस जो है एक मोजे को जो है पंजे के नीचे लाना है। ठीक है, इसी तरीके से फिर उसके बाद दूसरे मोजे को आप क्या करेंगे, अंगूठे से ला, ये सारी चीज़ें करेंगे। तो यह एक प्रकार का जो आपको बता रहा कार्य विश्लेषण बता रहा है, और यह है आपका फॉरवर्ड टाइप का। ठीक उसी प्रकार से अगर मैं बात करूँ कपड़े पहनने की बात करूँ तो इस पर ये लागू हो जाता है, कपड़े पहनने पर भी ये लागू हो जाता है ना, पहनने पर भी मोजा पहनना, कपड़े पहनना, ये सारी चीज़ें इस पर लागू हो जाती है। बैकवर्ड का मतलब होता है निकालने से संबंधित। तो अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आप ये समझ लीजिए कि अंतिम चरण शुरू होगा और प्रथम चरण की तरफ जाएगा। तो मोजे को निकालना हो जाएगा, फिर मोजे को अंगूठे के बाहर लाना, फिर मोजे के पंजे के नीचे लाना। अब वो प्रक्रिया होगी, मतलब एक प्रकार से बैकवर्ड हो रहा है, नाम से पता चल रहा होगा, आप समझ जा रहे होंगे। उसके बाद आता है शेपिंग। शेपिंग का क्या मतलब होता है, शेपिंग का मतलब अगर हम बात करें तो इसके कई भाग में डिवाइड भी किया गया, ये एक सरल से जटिल की तरफ जो है क्रियाएं लेके जाती है शेपिंग। ठीक है, तो किसी काम को अगर आप सिखा रहे हैं तो सिंपल पहले आप क्या करेंगे भाई, एक कार्य विश्लेषण करेंगे, और वो कार्य विश्लेषण किस तरीके से करेंगे आप, शेपिंग के रूप में, एक क्रमबद्धता के रूप में करेंगे। तो वो क्रमबद्धता होना चाहिए, वही बताती है शेपिंग। ठीक है, चरण जो स्टेप बाय स्टेप, प्रत्येक एक स्टेप के बाद अगली स्टेप पर लाना। जैसे मैंने क्या किया, मैंने अपना हाथ को शर्ट तक ले गया, फिर उसके बाद मैंने अपने हाथ से क्या किया, शर्ट को पकड़ा, फिर शर्ट को अपने दाहिने बाजू में डाला। ठीक है, फिर बाएं बाजू में, इस तरीके की जो क्रियाविधि कर रहे हैं वो एक प्रकार का शेपिंग के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, और आप एक प्रकार से ये भी कह सकते हो कि ये सर फॉरवर्ड के अंतर्गत आ सकता है। ठीक है, फॉरवर्ड के अंतर्गत आ सकता है। उदाहरण देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि कह रहा है कि सुई में धागा डालना है, तो 1.1/2 का जो वो बनाया गया है, डिग्री बनाया गया, व्यास बनाया गया है, और उसमें कह रहा है कि छिद्र वाली सुई में पतला धागा डालना, फिर 1/4 व्यास छिद्र वाले में सुई में पतला धागा डालना, फिर 1/4 जो है व्यास छिद्र वाली सुई में मोटा धागा डालना। ठीक है, देखो अब ये किस तरीके से क्रियाविधि को आप आगे आगे क्या करें, प्रत्येक चरणों के बाद उसे पुनर्बलित करते हुए नेक्स्ट स्टेप सिखा रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ें हो जाती है, आप जो करा रहे हैं ये शेपिंग के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, शेपिंग का चरण देख लीजिए, अब वही चीज़ें यहाँ पर आ जाएगी, आपको मिल जाएगा सिंपल से। ठीक है, यहाँ पर त्रुटिहीन विभेदीकरण जो है एक प्रकार का अधिगम है, ये भी आप चलिए इसे छोड़िए। मॉडलिंग आप जानते होंगे, जैसे अगर आप योगा कर रहे हैं, कोई क्रियाविधि कर रहे हैं, तो आप पहले करके दिखाएं तो फिर बच्चा भी करके उसको सीखेगा। ठीक है, तो ये मॉडलिंग हो जाता है। प्रॉम्प्टिंग का मतलब होता है सहायता देना। सहायता तो हालांकि कई प्रकार का होता है, अभी आप लोगों ने देखा भी है। तो बेसिकली शारीरिक जो सहायता होगा वो आप क्या करेंगे, उसका हाथ पकड़ के तो देंगे, तो परंतु उसके पीछे से देंगे, बच्चे के पीछे से देंगे, ये आपका शारीरिक हेल्प के अंतर्गत। और मौखिक तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, वो सभी के सभी जो प्रॉम्प्टिंग होंगे ये सहायता देकर आप उसको कार्य करवा रहे हैं। तो ये सभी के सभी कार्य विश्लेषण में क्या हो रहा है, एक प्रकार से अगर मैं बात करूँ ना तो यूज़ लाया जा रहा है, मतलब प्रयोग में किया जा रहा है कार्य विश्लेषण में। फिर ऐसा नहीं कि आप सहायता देते रहेंगे, फिर धीरे धीरे आपको सहायता को कम करना होगा, और जब सहायता को कम करेंगे वो फेडिंग कहलाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहले आपने बच्चों को सहायता 4 बार दिया, फिर 3 बार दिया, फिर 2 बार दिया, फिर 1 बार दे दिया, है ना। इस तरीके के स्टेप में आ रहे हैं। तो यह प्रकार के
आपका क्या हो जाएगा, सहायता। फिर उसके बाद आप सामान्यीकरण करते हैं कि बच्चा सीखा कि नहीं सीखा, तो सामान्यीकरण कराना सिखा देते हैं उसको। सामान्यीकरण का मतलब होता है कि अगर आप लाल रंग सिखा रहे हैं तो उसके साथ साथ हरे रंग को डाल दीजिए, ठीक है, काले रंग को डाल दीजिए, ठीक है, नीले रंग को डाल दीजिए, जितने सारे रंग होते हैं उन सभी रंगों को आपने डाल दो और डालकर फिर उसके बाद उसे आइडेंटिफाई करवाओ कि भाई लाल लाल रंग निकाल के दिखाओ मुझे। अगर ऐसा कर लेता है तो वो सामान्यीकरण हो गया, ठीक है, सक्षम है, सीख गया फिर उसके बाद उसे पुनर्बलित करिए। पुनर्बलित का मतलब होता है रिवॉर्ड, है ना। एक प्रकार का अगर मैं बात करूँ तो उसे पुरस्कार दीजिए। अगर उसके यहाँ प्रत्येक स्टेप पर बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है सामाजिक पुनर्बलन का प्रयोग करें, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, तो उस पुनर्बलन का प्रयोग करें। उसका पुरस्कारों का चयन करने का तरीका भी है, इस तरीके से आप पहले ऑब्जर्व करें, फिर बच्चों से पूछें, फिर अभिभावक से पूछें, इस तरीके से भी दिया जाता है कि भाई आपका लड़का जो है अगर पुनर्बलन पाकर किस तरीके से कार्य को करता है, ठीक है, ठीक है, और किस टाइप का उसे चीज़ें जो पसंद है, किस टाइप के पसंद नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए अगर किसी काम को करना होगा तो कोई चीज़ अगर पा जाए खाने के लिए बिस्किट वगैरह तो वो अच्छे से काम करना लगता है, तो ये हमें पता नहीं है, तो इसलिए हमें पूछना पड़ेगा पेरेंट्स से कि भाई बताइए ज़रा क्या क्या इसकी हॉबी है ना, क्या क्या खाता पीता है, तो वो सारी चीज़ें आप पूछ सकते हैं उससे, उसके पेरेंट्स से भी। तो ये चीज़ हो जाती है। समूह में टोकन का पुरस्कार भी दें, तो अगर मान लीजिए समूह में अच्छा काम करता है बच्चा एक, तो उसको सभी को बच्चों को बता के भी दे सकते हो, देखो इसने बहुत अच्छा काम किया, मैं इसको एक टॉफ़ी दे रही हूँ, है ना। तो इससे क्या कर सकता है बच्चा, और भी बच्चे देख के काम करना सीख जाएंगे, तो इसलिए समूह में टोकन का पुरस्कार होता है, ठीक है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है आप लोगों को, हो कि चले गए हो सारे के सारे, हो आ रहे हो, फिर ठीक है। आगे हम बात करते हैं, तो अब ध्यान से समझिएगा सभी लोग। कुछ अधिनियम के बारे में चर्चा कर देता हूँ। एक अधिनियम देख लीजिए आप लोग यहाँ पर कि भारतीय पागल सरल अधिनियम, ये एग्जाम में तो नहीं आएगा परंतु आप ध्यान रखेंगे इसके बारे में भी कि ये जो देखो सरल लिखा हुआ है, तो ये जो है आपका आता है 1858 का। ये थोड़ा सा आपके सिलेबस में मेंशन भी किया गया कि ये जो अधिनियम है, यह अधिनियम पूछा भी जा सकता है। पागलपन अधिनियम 1912 का है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, इस अधिनियम का नाम। और मुदालियर का नाम भी याद रखिएगा, मुदालियर समिति रिपोर्ट। मुदालियर समिति रिपोर्ट जो आई थी वो 1961 में आई थी, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम आपको ध्यान रखना, यहाँ पे ये चीज़ नहीं भी पढ़ाऊंगा आपको आगे, ठीक है। बाकी तो ये पता ही है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2014 की, और फिर उसके बाद दिव्यांगजन अधिनियम 1916, ये भी पता है। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, ये संशोधन वाला अधिनियम है 2017 का, ठीक है, संशोधन वाला। परंतु मैं आपको बता दूं यहाँ पर क्या याद रखना है, पागलपन अधिनियम 1912 ये याद रखना है एक, और एक अधिनियम और मैंने बताया, क्या बताया अभी, दो बताए ना, एक मुदालियर था, मुदालियर नहीं, मुदालियर मत पढ़िएगा, मुदालियर इंपॉर्टेंट नहीं है ना, मुदालियर नहीं आएगा, मुदालियर यूजीसी वगैरह के लिए आता है, हायर लेवल पर आता है मुदालियर रिपोर्ट, है ना, इसको मत पढ़िएगा। बस इसमें एक ही बचा, फिर तो एक ही है, क्या मैंने इसमें बताया, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, ये वाला, ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो दो अधिनियम यहाँ से याद रख लीजिए आप लोग, है ना, दो अधिनियम यहाँ से याद रख लीजिए। चलिए एक बार देख लेते हैं एक एक करके अधिनियम के बारे में। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक पागलपन अधिनियम जो है 1912 में लाया गया था ये, और ये भारतीय पागलखाना अधिनियम 1958 का ही है, उससे संबंध में ही है, ठीक है, उसी के परिप्रेक्ष्य में ये कुछ उसी सी चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो आप इसे ध्यान रखिए, इस अधिनियम में कुछ चीज़ें नहीं बनाई जाएगी, सिर्फ फैक्ट पूछा जाएगा आपसे भाई कब आया है, बस ये ध्यान रखना आप लोगों को, है ना। फैक्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अनुमान लगाया है कि वर्ष 2020 तक भारत की लगभग 20% जनसंख्या की किसी न किसी प्रकार की मानसिक अस्वस्थता से पीड़ित होगी। तो इस प्रकार के उन्होंने बताया है ये बातें इस अधिनियम में, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान नहीं रखने की जरूरत है, परंतु आप ये ध्यान रखें कि ये अधिनियम कब लाया गया, बस ये है ना, ये सारी चीज़। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखो मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम जो है, ये अगर आपसे पूछेगा तो आप इसे ध्यान रखेंगे 2017 का, ठीक है। अगर मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम पूछेगा तो 2017 आप इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। और मानसिक बीमारी और सोच, मनोदशा और धारणा, अभिविन्यास, स्मृति, मोटे तौर पर जीवन की सामान्य जो है ज़रूरतें, ये सभी की सभी चीज़ें इसमें लागू हो जाती है, ठीक है। 2007 का एक प्रकार का देखभाल वाला अधिनियम है, ये आप ध्यान रखिएगा। कौन सा अधिनियम है, देखभाल का अधिनियम है 2007 का, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई ना, बताइए। हाँ,
आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं और नेक्स्ट पॉइंट पर भी चर्चा करते हैं। तो एक मिनट देखिए, यहाँ तो साफ शब्दों में लिखा, मुझे बस इतना ही बताना था कि भारतीय पागलखाना अधिनियम 1958 का है और भारतीय पागलखाना अधिनियम 1912 में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है बस यहाँ से। ठीक है, इसमें कुछ बदलाव किए गए थे 1987 में, ज़रूरी नहीं है वरना भूल जाओगे, खिचड़ी बन जाएगा, फिर फ़ायदा नहीं है ना। उसके बाद आपको याद रखना है आरसीआई के बारे में। और आरसीआई में क्या याद रखेंगे, आरसीआई की पंजीकरण के रूप में जो स्थापित हुआ था, पंजीकरण के रूप में 1986 में, लेकिन जो एक प्रकार से पंजीकरण के रूप में जब आया, देखो स्थापित हुआ पंजीकरण के रूप में, तो 1986 लगाएंगे आरसीआई के बारे में अगर लिखा रहेगा तो, कि पंजीकरण में स्थापित के रूप में। अगर आरसीआई को अगर हम बात करें तो यहाँ पर कहेगा कि अधिनियमित रूप में अगर पूछेगा कि संसद के द्वारा अधिनियमित रूप में, तो 1992 हो जाएगा आपका, है ना, 1992 में हो जाएगा। और संवैधिक निकाय के रूप में भी 1993 में आया, उस समय आया। ठीक है, 2000 में इसमें क्या था, कुछ संशोधन किए गए थे। ठीक है, ये तो बेसिकली अगर आरसीआई अधिनियमित रूप से पूछता है तो वो सही होता है। और आरसीआई की पंजीकरण, जो पंजीकृत समाज के रूप में स्थापित किया गया समाज के रूप में, तो वो 1986 आरसीआई। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 86 लगाऊं कि 1992 लगाऊं, तो आप ध्यान रखेंगे आरसीआई के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है ना 86। देखो पंजीकरण सोसाइटी की बात करता है तो 1986 आ रहा है। और भारतीय पुनर्वास परिषद संसद द्वारा कब पारित, देखो यहाँ पे आ गया पारित वाला शब्द, तो पारित जरूर लिखा रहता है, ये जरूर लिखा मिलता है पारित। ठीक है, तो आपका ये सही जवाब हो जाएगा, पारित वाली बात है ना। बस मुझे यही बताना था आप लोगों को इसमें। और कुछ उद्देश्य की बात कर लें तो देखिए, दिव्यांग बच्चों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण देता है, मैंने बताया भी है पहले भी। फिर दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कार्य कर रहे जो व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए मानकीकरण है वो भी होता है इसमें, ये भी आपको पता है। देश के सभी संस्थानों के समान रूप से इनके मानक जो है नियमित किए गए हैं, ये भी जानते हैं आप। डिग्री की बात करें, पुनर्वास के क्षेत्र की बात करें, स्नातक की बात करें, डिप्लोमा की बात करें, पाठ्यक्रम की बात करें, ठीक है, उसको ये मान्यता देता है, प्रदान करता, ये भी काम करता है। विदेशी जो है विश्वविद्यालय संस्थानों में डिग्री डिप्लोमा, ये भी सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, है ना। पुनर्वास रजिस्टर के रखरखाव भी करना, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें आ जाती है ना। तो ये आरसीआई है। तो आरसीआई का कॉमन चीज़ है, आप ऐसे भी लगा लेंगे, उसका जब पढ़ेंगे ना वैसे भी आप कर लेंगे, ऑप्शन को देख कर भी आरसीआई के बारे में क्या क्या काम कर रहा है। आगे हम बात कर लेते हैं, जो है ये देखो पूछा तो नहीं जाएगा लेकिन आप ध्यान रखिएगा, ये पहले का है पीडब्ल्यूडी 1995 का, तो ये 1 जनवरी 1996 को एक प्रकार से ये पूर्णतः रूप से लागू हो गया था। इसको जाना जाता है 1995 के। इसमें कुल टोटल 7 डिसेबिलिटी थी, ये आपको ध्यान रखनी होगी। अंधत्वता के बारे में बात करूँ, कम दृष्टि के बारे में बात करूँ, कुष्ठ रोग मुक्त की बात करूँ, श्रवण शक्ति की बात करूँ, चलन निषेधता की बात करूँ, मानसिक मंदता की बात करूँ, मानसिक रुग्णता की बात करूँ, तो ये जो है 7 टाइप की डिसेबिलिटी है, इसका आप ध्यान रखिएगा इसके अंतर्गत। बस इतना ही जानना था आप लोगों को यहाँ पर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए जो है आपका नेशनल ट्रस्ट आ जाता है, ये 1999 में है। 1999 का मतलब आप समझ रहे होंगे। इसमें मैं कुछ बातें बताऊंगा जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे मैं आपसे बात बताऊं तो इसमें आपको जो है देखो, स्वपरायणता ये कहते हैं, इसको हम स्वलीनता बोलते हैं, ये ऑटिज्म शब्द है। आप हिंदी वाले बच्चे कंफ्यूज ना हो, ऐसे जब स्वपरायणता शब्द मिलेगा एग्जाम में तो आप तुरंत समझ जाना ये स्वलीनता है, ऑटिज्म है। प्रमस्तिष्की घात और आपका मानसिक मंदता और बहुविकलांगता, ये 4 टाइप की डिसेबिलिटी, 1 2 3 4। तो एक कैसे याद रखोगे, ऑटिज्म, सीपी और उसके बाद एमआर और आपका हो जाएगा मल्टीपल, है ना, मल्टीपल डिसेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसको कैसे याद रखेंगे, ACMR, ACMMP, ऐसे कैसी भी ट्रिक बना लीजिए आप लोग, है ना, किसी भी तरीके से बना लीजिए। ए से हो जाएगा ऑटिज्म हो जाएगा। अब ए से तो और कोई डिसेबिलिटी तो होती नहीं। अटेंशन डेफिसिट हाइपर जो डिसऑर्डर है वो तो अलग आ जाएगा भाई, उसका तो अलग है, वो उसमें तो जायज़ आप सोचना ही मत इसमें। ठीक है, सेरेब्रल पॉलिसी सोच लेना, ठीक है, AC कर लेना ऐसी, और MR और MP कर लेना, बस MD, ठीक है, MR MD कर लेना, ऐसे करके सोच लेना, आप लोग आ जाएगा समझ में। एलिमेंट करने के लिए यही तरीका है, बाकी आप वहाँ पे नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। इसमें देखो परिभाषित किया गया है कि भाई स्वलीनता क्या है, सेरेब्रल पॉलिसी क्या है, इसकी परिभाषा दी गई धारा नंबर 2 में। ठीक है, बाकी याद रखने की ज़रूरत ये भी नहीं है कि कितने धाराएं हैं, कितने इसके भाग हैं, ये सारी चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, क्लियर हो गया, बोलिए जरा एक बार। 44वां ये संविधान जो संशोधन था उसमें इसके दौरान ये बात जो हुई थी
तो उसमें ये चीज़ें जो है जिक्र किया गया, ये आप ध्यान रखेंगे इसके बारे में थोड़ा सा, ठीक है। बताइए एक बार जरा भाई, क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है? जी सर। हाँ, चलो फिर बहुत अच्छी बात है अगर क्लियर हो रहा है तो। बाकी समावेशी भारत अभियान, देखो यहाँ पर जैसे राष्ट्रीय न्यास के ही अंतर्गत है ये जो है, और भी कुछ चीज़ें हैं, बाकी वो मुझे नहीं लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है। मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूँ कि बस ये चीज़ें आपके माइंड में है कि नहीं है। आप ये 4 डिसेबिलिटी आपके माइंड में हो गया। फिर शिक्षा के अधिकार, संवैधानिक अधिकार प्रावधानों के बारे में भी कहीं ना कहीं जिक्र किया गया, तो ये भी डिसेबिलिटी को थोड़ा सा रिलेट करता है वहाँ पर भी। अच्छा, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ठीक है, 1993 में आप देख लीजिए जरा, उन्नीन कृष्णा जेपी बनाम जो है आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा जो मामले थे, वो सर्वोच्च न्यायालय में अपने ऐतिहासिक निर्णय को कहा कि शिक्षा का अधिकार 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार है। तो ये किसने कहा? अच्छा, ये छोड़ दीजिए, इसको जरूरी नहीं है। 21 का ए आप देख सकते हैं, ये पूछा जाता है 6 से 14 वर्ष के निःशुल्क शिक्षा की बात करता है, ठीक है। ये समिति है तपस मजुमदार समिति, ये भी ध्यान रख सकते हैं आप, ठीक है। ये चीज़ें हो जाएगी। RTE के बारे में आप ध्यान रखिएगा कि ये 2009 की है, ठीक है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए बात किया है इसमें RTE के बारे में। 25% ग्रेड की बात करता है। और प्राथमिक लेवल पर बच्चे की अगर बात करें तो आप ध्यान रखना रेशियो लगाना 1:30 का, 1:30 लगाना, उसका सही जवाब हो जाएगा 1:30 लगाना, वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, और कौन सा पॉइंट बच गया? और कुछ तो नहीं बच रहा है, बस हो गया आपका, कंप्लीट है, इसमें कुछ है नहीं है ना। तो आज के लिए इतना ही रखिए आप लोग, ठीक है। बाकी मैं PDF दे देता हूँ अभी, आप इसको थोड़ा सीन कर लेना, ठीक है। RTI के बारे में टोटल देखो यहाँ पे एक्ट जो है, इस RTI में 7 अध्याय हैं, 38 धाराएं हैं, 1 अनुसूची है, ठीक है। ये RTI के बारे में बात कर रहा है, RTI के बारे में बात कर रहा है, RTE नहीं है, RTI कब आया जानते हो आप लोग? 2005 में। किसने लाया था पता है आपको? मनमोहन सिंह। नहीं, गलत जवाब। चलो एक और चीज़ देख लीजिए यहाँ पर जरा, दिव्यांगजन, ये देखो RPWD है, RPWD एक्ट को पारित किया गया है 2016 में, ये आपको पता है अच्छी तरीके से। 21 डिसेबिलिटी है, 7 से बढ़ाकर 21 कर दी गई है, और इसमें कुछ बेंचमार्क वगैरह आपको मिलेगा, वो ध्यान रखना। 4% कर दी गई है उसको डिसेबिलिटी को, अब ये ध्यान रख लेना है आप लोगों को। और उसके बाद अगर आपकी बात करें तो 6 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए, देखो यही ध्यान रखना है, 6 से 8 वर्ष, 0 से 14 वर्ष नहीं है, 6 से 18 वर्ष है, 6 से 18 वर्ष की निःशुल्क बच्चों के लिए, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। RCI ये पूछा जा सकता है, ये PDF जरूर आप लोग सीन करना, मैं इसको सेंड कर रहा हूँ अभी ग्रुप में आप लोगों को, ठीक है। RTI कौन लाया था सर, किसने लाया था? अरविंद केजरीवाल का भी नाम आता है उसमें, अरुंधति रॉय। अच्छा, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की अहम भूमिका वैसे रही है। चलो आज के लिए इतना ही, ठीक है।